की उद्देशिका को पूरे सभागार में पढ़ा गया। ठीक है, तो सभागार में पढ़ा गया और उसमें मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया कि हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान के दर्शन और इसके महत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी हमारा संविधान कैसा हो उसके बारे में चर्चा की गई। तो उसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। ये सारा का सारा वाक्य बोला गया। इसमें मुख्य बातें जो थी वो तो बता दी गई, लेकिन बेटा क्या है कि बाद में हमारे संविधान में संशोधन करके तीन शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वो 3 शब्द थे। पहला जो था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। पहला क्या था? ये तीनों शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है। कोई बच्चा बताए आप बेटा लोग समाजवादी मतलब क्या समझते हो? समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया इसके मतलब क्या है? पंथनिरपेक्ष है ना, पंथनिरपेक्ष का आ गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को फिर बाद में चेंज करके पंथनिरपेक्ष कर दिया। पंथनिरपेक्ष मतलब क्या समझते हो? पंथनिरपेक्ष मतलब किसी भी एक पंथ को हम ज्यादा वरीयता नहीं देंगे, मान सम्मान एक नहीं देंगे। धर्मनिरपेक्ष मतलब वही उसी का उल्टा, यानी हमारा जो भारतीय संविधान होगी, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, उसमें हम किसी एक धर्म को विशेष तवज्जो नहीं देंगे। यानी सभी धर्म हमारे लिए क्या है? समान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, कोई भी, सारे के सारे धर्म हमारे लिए क्या है? बराबर। तो ये पंथनिरपेक्षता जिसे धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। और उसके अलावा समाजवादी मतलब समाज के सभी वर्गों को जो भी हमारे समाज में शोषित पीड़ित है या वंचित वगैरह है, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी समाज की रचना करेंगे जिसमें सभी लोग खुशहाल हो। ठीक है ना, इसलिए इसको शब्द को एडिट किया गया। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको मालूम होगा कि हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जनता द्वारा चुनी हुई प्रशासन व्यवस्था। जनता सीधे अपनी क्या करती है? सरकार को चुनती है। ठीक है ना, यानी इसमें मेनली ये देखा जाता है कि जनता द्वारा एक शासन, जैसे कि आप लोग देखते हो हमारा देश का प्रधानमंत्री होता है, कहीं न कहीं जनता द्वारा जो निर्वाचित सांसद होते हैं उनके बहुमत से बनता है, और हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, यानी हम जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, और वही एमपी एमएलए क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कुछ क्वेश्चन है? बोलो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू क्लास। आम चुनाव एक निर्धारित चुनाव है जो कि हर एक जो 5 साल में एक बार होता है। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लेना कि आम चुनाव एक निर्धारित चुनाव है जो हर एक प्रत्येक 5 साल में होता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 का जो चुनाव हो गया, उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होने वाला है। 2024 में फिर 5 साल के जैसे ही कर पूरा हो जाएगा, 2024 में फिर से आम चुनाव होगा। तो इसमें इस पॉइंट को नोट कर लेना कि प्रत्येक 5 साल में एक बार आम चुनाव होता है। दूसरा जो है मध्यावधि चुनाव जो हो गया, ये अगर 5 साल की अवधि को पूरा होने से पहले लोकसभा या जो हमारा जो
हाउस से लोकसभा या संसद जो भंग हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको हम चुनाव करवाते हैं, जिसे मध्य अवधि में, यानी एक टेन्योर पूरा नहीं किया और बीच में ही सरकार गिर गई या उसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो बीच में जब चुनाव होता है उसी को हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। ये 1 या 2 मार्क्स में आता है। उसके बाद तीसरा है कि एक उपचुनाव। एक उपचुनाव तब आयोजित किया जाता है जब लोकसभा या विधानसभा के किसी सदस्य की मृत्यु या एक सदस्य का पंजीकरण की वजह से उसकी सीट खाली हो जाती है। जैसे मान के चलो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, अब उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए और उसके बाद या किसी चीज में उसकी सजा हो गया, यानी उसको 5 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, किसी कोर्ट केस में फंस गया, ठीक है ना, तो अब माननीय न्यायालय द्वारा उसको जब 5 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और जब सदस्यता रद्द हो जाएगी तो उस स्थान पे, उस सीट पे फिर से दोबारा चुनाव होंगे। उस चुनाव को बोला जाता है उपचुनाव, ठीक है ना। इन तीनों टर्म को याद कर लेना, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उसके बाद उपचुनाव, ठीक है ना। जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और उसके बाद तुम्हारा है बाई इलेक्शन। ओके, जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है, ठीक है ना, कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बट अर्थ के नीचे क्या क्या है। तो अर्थ के नीचे को जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर में आज 1 बाय 1 करके अर्थ के नीचे कौन कौन सी लेयर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिखाया गया है कि द अर्थ हैज 1 लेयर इनसाइड अनदर और ब्रॉडली दे आर 3 लेयर ऑफ द अर्थ। हाउ मेनी लेयर ऑफ द अर्थ? 3, ठीक है, 3 लेयर है। और ये 3 जो लेयर है, सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, ओके, क्रस्ट, then second is mantle, then third is core, okay, broadly 3 layer of the earth. 1, 2, 3. Uppermost layer is called crust. Uppermost layer is called crust. तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट है, इसमें फिगर में भी देखना सबसे जो टॉप पे है ये क्रस्ट है, ओके। अब हम इसको एज ए मॉडल के रूप में देखेंगे। ये हमारी पूरी अर्थ की शेप है और अर्थ की शेप जो है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है। क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर और, ठीक है ना, जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें सबसे थीन होती है, सबसे पतली होती है। क्रस्ट हो गया। उसके बाद देखो मेंटल, ये रेड कलर का क्या है? मेंटल। तो ये मेंटल हो गया, ठीक है, मेंटल। और उसके बाद सबसे जो अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोर। और कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट। कोर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनर कोर ये हो गया और ये आउटर कोर हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखना कि जो आपका जो क्रस्ट होती है, यानी जिसको हिंदी में हम प्रॉपर्टी बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, और ये जो आपका है कोर देख रहे हो, यहाँ पे आउटर कोर भी है और यहाँ पे इनर कोर भी है। तो अब उसके बाद क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना फिगर में आप देख रहे हो, ये जो क्रस्ट है, एक क्रस्ट है ऊपर ये है, ठीक है ना, और ये नीचे। क्रस्ट की जो टोटल मोटाई होती है, यानी जो टोटल चौड़ाई होगी वो 35 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है। और क्रस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है ना। पहले होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 35, ठीक है ना, 35। अब ये देखना ध्यान से कि जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक सिलिका और दूसरा सिलिका और नहीं, सिलिका जो होता है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है सियाल, सी फॉर सिलिका और Al फॉर एल्यूमिना, ठीक है। तो सियाल हो गया जिससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है।
और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट भी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, सियाल और सियाल तो हो गया तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा हो गया ओशनिक क्रस्ट। जो हो गया ओशनिक क्रस्ट बनता है सीमा, यानी ठीक है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका का SiC ठीक है और Ma मैग्नीशियम का Ma ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ओशियनिक क्रस्ट है, ये जो बना है सीमा से। सीमा का एक याद करने के लिए ट्रिक है, सियाल और सीमा ठीक है ना। अब उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो जिसको हम बोलते हैं मेंटल। यहाँ पे देख लो कि मेंटल देख लो यहाँ पे, तो मेंटल की देख लो कि यहाँ पे जो चौड़ाई है ये लगभग इतना है। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर चौड़ा है। यानी यहाँ पे देखो ये जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पे, जैसे क्रस्ट का लास्ट पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेंटल है। और मेंटल की कुल जो चौड़ाई होती है 2900 किलोमीटर ठीक है ना। टोटल जो क्रस्ट है ये फॉर्म 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ ठीक है। मैंने तो ऑन कर दिया था। ठीक है, जो लिखा है कि सरफेस इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, ये सबसे पतली लेयर होती है। इट फॉर्म 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ। टोटल जो अर्थ है उसके जो अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1% क्या होती है, क्रस्ट होती है। समझ में आ रहा है, क्रस्ट होती है 1%। अब इसको देखो यहाँ पे लिखा है कि अबाउट 35 किलोमीटर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मैसेज एंड ओनली 5 ऑन द ओशियनिक फ्लो। आप लोग को यहाँ पे मैं जब बताया था डिस्क्राइब कर दिया था ठीक है ना। ओके, उसके बाद ध्यान से देखना, ये दूसरी हमारी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ये रेड कलर का पूरा जो शो किया गया है इसमें ये क्या है, मेंटल ठीक है ना, ये मेंटल है। और मेंटल के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इट इज द लेयर जस्ट ठीक है बीनीथ द क्रस्ट एंड द एक्सटेंड अप टू द डीपेस्ट ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर की क्या होती है टोटल चौड़ाई ठीक है ना। अब इसके बारे में देखा गया है इट थिकनेस रेंज फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर ठीक है ना। इसकी जो थिकनेस होती है इस पूरे लेयर की 10 to 200 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा है वो है कोर। अब इसको कोर की जानने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं जो हमारा सबसे ऊपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ओशनिक क्रस्ट है उसके बारे में बता दिया। ये देखो अब तुम लोगों को यहाँ पे फिगर में बता रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पे दिया गया है, ओशनिक क्रस्ट यहाँ दिया गया है, क्रस्ट के बारे में दिया गया है ठीक है ना। इस चीज को पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है कोर, सबसे लास्ट वाला है थर्ड लेयर है ठीक है ना, ये है कोर। अब कोर को देख लो यहाँ पे भी दिया है, शो किया गया, यहाँ पे फिगर में देखना ध्यान से। कोर जो होती है सबसे लास्ट में है यहाँ पे। कोर को भी मैंने आपको बताया था कि कोर जो होती है कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इनर कोर एंड आउटर कोर। यहाँ पे देखो ये इस मॉडल के थ्रू मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका आउटर कोर ठीक है, और इसके बीच में जो पीला वाला हिस्सा है ये इनर कोर ठीक है ना, इनर कोर है। तो ये 2 पार्ट में बटे होते हैं कोर जो होते हैं। उसके बाद सभी बच्चे ध्यान देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रॉक्स। रॉक्स किसमें टाइप होते हैं, जब हम क्रस्ट के ऊपर का अध्ययन करेंगे, देखो जैसे मान के चलो कि हम सबसे ऊपर लेयर का अध्ययन किए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ऊपर जो वोल्केनोज होती है, वोल्केनो से जो मैग्मा निकलती है ऊपर क्रस्ट पे आती है, तो ये कुछ रॉक्स के टाइप्स दिए गए हैं। यानी ये रॉक्स के जो टाइप्स बताए गए हैं, इनमें से जो पहला रॉक्स होता है वो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है ठीक है ना। 1 by 1 जो रॉक्स है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे फिगर में। तो पहले जो हमारा रॉक्स आता है इग्नियस रॉक्स, कौन सा है, इग्नियस रॉक्स ठीक है ना, इसको हिंदी में आग्नेय शैल भी बोलते हैं। दूसरा है देखो अब इग्नियस है, जो इग्नियस रॉक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा। अब जो मोल्टेन मैग्मा होती है जो आपको मालूम है कि मेंटल से निकलती है, ये जो मेंटल है ना रेड कलर वाला, इसी मेंटल से क्या होती है, मैग्मा निकलती है। जो मैग्मा ऊपर आती है क्रस्ट पे आती है, मालूम है ना वोल्केनो से क्या होता है कि आप देखते हो कि मैग्मा निकलता है, मैग्मा उसको लावा ठीक है, और वो जब ठंडा होता है उसके बाद वो रॉक्स बनता है, उसी रॉक्स को यहाँ पे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इज बेक्टेन सॉलिड रॉक्स formed in the way are called igneous rock। तो ये igneous rocks का एग्जाम्पल।
नेक्स्ट उसके बाद देखना, उसके बाद दूसरा है जो सेडिमेंट्री है। ये सेडिमेंट्स होके बनते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट। These sediments are transported and deposited by the wind and water. जब आप मान के चलो बहुत सारे रॉक फॉर्मेशन होते हैं तो और हवा और पानी के माध्यम से रॉक्स जब टूटते हैं तो ये बनते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। When igneous and sedimentary rocks are subjected to the great heat and pressure, they change into metamorphic rocks. For example, clay change into slate and limestone into marble. ठीक है ना। तो ये जब 1 by 1 करके जो रॉक्स होते हैं जो चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब देखो ये रॉक साइकिल जो है, रॉक साइकिल का यहाँ पे एक साइकिल दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो रॉक्स होते हैं वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो कि पहले इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स के बाद फिर सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के बाद फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैग्मा है, मैग्मा से बनता है, फिर उसके बाद इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद सेडिमेंट्स फ्री रॉक्स बनते हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो ये रॉक साइकिल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट। एक वोट शायद ना बेकार, एक वोट से हो सकती है जीत या हार। Every election is determined by the people who show. ये सबकी जिम्मेदारी डाले जान के अच्छा होगा कि हमारा जो संविधान है इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ठीक है बेटा। तो हमारे जब संविधान को बनाया जा रहा था तो हमारा जो संविधान था 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया। तो अब ये बात चली कि भाई अब एक देश में हम दो इंडिपेंडेंस डे तो मना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। या एक कंट्री में क्या कर सकते हैं कि हम दो नेशनल डे वगैरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि 26 नवंबर को जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम 26 नवंबर को कंप्लीट भले ही हुआ बट हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम हमेशा अपने देश का जो इंडिपेंडेंस डे है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हम अपने देश में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे पहले। लेकिन जब हमारे देश को अचानक मतलब एक घटना घटी, अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त 1947 को बोला कि फ्री हो गए, आप आजाद हो गए, आप अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो। तब से हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब ये बताओ बेटा कि आप एक कंट्री में रह रहे हो, एक कंट्री में दो इंडिपेंडेंस डे हमको मना नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि जब हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो बोले कि हम 26 नवंबर को भले ही कंप्लीट हुआ है लेकिन हम इसको इसी दिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को। और 26 जनवरी कब आएगी, आप अपने काउंट करो, 26 नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, फिर उसके बाद अगले साल जनवरी, यानी 2-3 महीने बाद। तो अब उसके बाद 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था इम्प्लीमेंट किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ, कब बना, तो 26 नवंबर को बना 1949 में। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। तब हम क्या करते हैं कि 26 जनवरी 1915 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त ऑलरेडी हमारा नेशनल इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। तो हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो एक बात आपसे कोई पूछे ना कि ये बताओ कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, तो आप ये बता दो, 2 रीजन बताओगे कि हम लोग 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में आजादी जो है, इंडिपेंडेंस डे है, वो 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते थे, ठीक है ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसी डे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि हमारे लिए यादगार दिन हो, होता है ना। जैसे मान लीजिए तुम्हारे घर में है कोई सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है, तुम्हारी नई बिल्डिंग बनी है, तो तुम्हारे घर में सोचते हैं कि यार हमें दो बार पार्टी देनी पड़ेगी। एक तो हमारा जो बिल्डिंग घर बना है तब, और एक हमारा बेटे का बर्थडे आ रहा है तब। तो क्यों ना बेटे वाले बर्थडे के दिन क्या कर रहे हैं, अपना बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं, तो एक साथ दो काम हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही किया गया था, ठीक है ना। अब हमारे देश में तो मनाएंगे नहीं, फिर बाद में जब गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं इस डे को भी लोग भूल ना जाए, इसीलिए इसको क्या किया गया, पहले इसको नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते थे बट इसका नाम चेंज करके बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन डे।
तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी 26 के हम लोग शुभ अवसर पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी बच्चे आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, इसको बनाने वाले कौन कौन से लोग थे। ये सारी चीजें आपको एक पूरे साल में बताई जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि डेट देख रही थी 26 नवंबर 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। और आज अगर हम अपना डेट देखें 26 नवंबर 2024, तो ये पूरे 75 साल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 75 ईयर्स हो रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के कितने साल हो गए? 75 ईयर्स हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार क्या कर रही है, कल से 26 नवंबर से और 26 नवंबर जो अगला 26 नवंबर आएगा 2025 में, पूरे एक साल तक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाएगा। पूरे स्कूल में, तुम्हारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सभी स्कूलों में पूरे एक साल तक सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में कौन कौन से लोगों का योगदान था उनके बारे में बताया जाएगा। फिर कहां कहां किस किस कंट्री से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को अडॉप्ट किया उसके बारे में बताया जाएगा। मालूम है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से लोग हमें बोलते हैं कट पेस्ट कॉपी है, ठीक है ना। यानी हम दूसरे देशों से क्या किए हैं कि बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए हैं। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, वो सभी 6 फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, ठीक है ना। तो आपको पूरे साल इन चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं किन कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको बनाने में लोग जो लिखे थे, एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी आप ये देखते हो ना, ये आप जो देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, ये बेटा हाथ से लिखा गया है। आपको सोच के मतलब इमेजिन कर सकते हो, ये आपको दिखने से लग रहा होगा कि कहीं से प्रिंट कर दिया गया, बट ये प्रिंटेड नहीं है, ठीक है ना। इसको हाथ से बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पूरा हाथ से लिखा है। और इसके अंदर जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब देखोगे, हमारे पार्लियामेंट में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा अभी भी, हीलियम गैस चेम्बर बना के रखा गया कि वो खराब ना हो, ये उसके सड़ गल ना जाए। तो आप ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसमें जितने भी ड्राइंग है, जितने भी पेंटिंग है, वो सभी के सभी मतलब हाथ से बनाई गई है। और उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम कोई बच्चा बताएगा? क्या नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने उस समय के अपने कैलीग्राफर, उस समय इंडिया के सबसे फेमस कैलीग्राफर थे, यानी जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग होती है, कर्सिव राइटिंग जैसे तुम बनाते हो ना, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जब देखोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कर्सिव राइटिंग में बहुत सुंदर सुंदर सजा के लिखे हैं। और प्रेम बिहारी रायजादा की कैलीग्राफी इतनी सबसे अच्छी थी कि उनको सेलेक्ट किया गया और प्रेम बिहारी रायजादा ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से लिखा था। और किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश में, ठीक है ना। बाद में उसी इंग्लिश को एक व्यक्ति थे, उनका वैद्य नाम था, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उस व्यक्ति ने क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने हाथ से फिर से हिंदी में लिखा था, ठीक है ना। तो पहले इंग्लिश में लिखा गया था, फिर बाद में उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया। सर दोनों बुक अभी रखी, ठीक है ना, दोनों बुक रखा गया है। दोनों बुक जब भी आप पार्लियामेंट, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है वो म्यूजियम बनने वाला है और जल्दी ही क्या होगा, स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए टिकट अलाउ होगा। तो आप कभी भी जब वहां जाओगे ना, तो 25-50 रुपए का टिकट अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, जल्दी इसको म्यूजियम बनाने वाली है। तो उसमें आप जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, आप उसको दूर से यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, पेज वगैरह सब उसमें दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें इंफॉर्मेशन आपको क्लासेज में बताई जाएगी, जो भी आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट जो सर मैडम पढ़ा रहे हैं वो आपको सारा इंफॉर्मेशन देंगे। पूरे एक साल तक हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और आपसे कोई पूछे कि हाँ क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारा ये बताना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने हुए मतलब जो बनने का जो टाइम है, टेन्योर है, तो 75 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 75 साल हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 75 ईयर जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग को कुछ